हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ऐसा उन्हें पट्टाभी सीतारामैया ने कहा। इससे पहले का चिंतन, भारतीय राजनीतिक चिंतन मध्यकाल में रखा जा सकता है और राजा राम मोहन राय से हम भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधुनिक युग की शुरुआत मान सकते हैं। संभवतः वो पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्व को हीन माने बिना पश्चिम का संदेश स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीयों को आधुनिकता की राह दिखाई। राजा राम मोहन राय का संक्षिप्त परिचय हम ले लेते हैं। 1772 में इनका जन्म हुआ था बंगाल के राधानगर ग्राम में। राय उनके प्रपितामह को प्राप्त उपाधि थी। वो बहुत सी भाषाएं जानते थे, बहुभाषाभिज्ञ थे और कम से कम 6 भाषाएं उन्हें आती थी। राजा की उपाधि उन्हें मुगल सम्राट के द्वारा दी गई थी। उन्होंने सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और भारतीय अद्वैतवादी दर्शन की परंपरा को पुनर्जीवित करने की चेष्टा की थी। मूर्ति पूजा और अनेकेश्वरवाद का वो विरोध करते थे। सती प्रथा की समाप्ति की उन्होंने कोशिश की और काफ़ी सफल भी रहे थे। विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह और वयस्क विवाह का उन्होंने पक्ष लिया और इसके लिए सक्रिय प्रयास भी किए। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का भी कहीं कहीं वे समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। अपने समाज सुधार के कार्यों को उन्होंने राजनीतिक जागृति से जोड़ा और हिंदू समाज की कुरीतियों को उसकी एकता में बाधा बताया। धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते थे राजा राम मोहन राय, यहाँ तक कि इस वजह से उनके बारे में एक हास्य रूपक उस समय प्रकाशित हुआ था कि राय ना तो हिंदू हैं, ना मुसलमान, ना ईसाई। ऐसी स्थिति में वे निष्पक्षता से गवर्नर जनरल बन सकते हैं। एक्चुअली वो क्योंकि सभी धर्मों का उन्होंने काफ़ी गहराई से अध्ययन किया था, तो वो जो भी बुराइयां जिस धर्म में नज़र आती थी उसको क्रिटिसाइज करते थे और जो अच्छी बातें थी उसकी प्रशंसा करते थे। ऐसा इसलिए उनके बारे में कहा जाता था। 10 वर्ष तक उन्होंने अंग्रेजी नौकरी की और 1814 में उसे छोड़ दिया सत्य शोधन के लिए। 1821 में उन्होंने संवाद कौमुदी अखबार और बाद में मिरातुल अखबार भी निकाला। वे नारी अधिकारों और भाषण की स्वतंत्रता और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की विशेष रूप से वकालत करते थे। उन्होंने उनका विशेष योगदान 1828 में ब्रह्म समाज की जो उन्होंने स्थापना की थी उसको लेकर कहा जा सकता है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये अद्वैतवादी दर्शन पे बेस्ड था। उसके पुनरुत्थान के लिए, भारतीय अद्वैतवादी दर्शन के पुनरुत्थान के लिए 1830 में वो इंग्लैंड गए और वहाँ उनका काफ़ी सम्मान हुआ, पर 1833 में वहीं ब्रिस्टल में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी कृतियों में हम पहले नाम ले सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणियाँ, ये उनकी टिप्पणियाँ हैं। ये 1822 की रचना है। उत्तराधिकार कानून में जो स्त्रियों के प्राचीन अधिकार थे उस पर जो आधुनिक अतिक्रमण हो रहा था उससे रिलेटेड टिप्पणियाँ। दूसरी रचना प्रेस नियमन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय एवं सम्राट को याचिका दी थी 1823 में उन्होंने। तीसरी रचना अंग्रेजी शिक्षा पर लॉर्ड एमहर्स्ट के नाम एक पत्र 1823 में उन्होंने लिखा था। चौथी रचना यूरोप वासियों को भारत में बसाने संबंधी विचार 1831। पांचवी रचना भारत की न्यायिक तथा राजस्व व्यवस्था पर प्रश्नोत्तर। इसके अलावा उन्होंने ब्रह्मसूत्र का बंगला में अनुवाद किया था। केनोपनिषद और ईशोपनिषद का भी बंगला और अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उन्होंने फारसी भाषा में तोहफात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी थी और अंग्रेजी में ईसाइयत के सिद्धांत
नामक पुस्तकें लिखी थी। ये हम पहले भी मैं बता चुकी हूँ। संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार नाम के 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। ये उनकी रचनाएं थी। अब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। पर इससे पहले हम राय के विचारों पर क्या प्रभाव पड़े वो भी जान लेते हैं। तो एक तो उन्होंने विभिन्न धर्मों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था, तो उनके विचारों को शेप देने में इसका योगदान रहा। सामाजिक कुरीतियां उनके समक्ष बहुत ज़्यादा थी उस समय में, तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट उनके ऊपर पड़ा। उनको सुधारने के लिए उन्होंने कोशिश की, दूर करने के लिए कोशिश की। अंग्रेजों का निकट संपर्क में थे वो काफ़ी, तो उनके विचारों का, उनकी सोच का भी राजा राम मोहन राय के ऊपर असर पड़ा। उपयोगितावादी विचारक बेंथम से वो प्रभावित थे। दास प्रथा के विरोध और शिक्षा के समर्थक करने वाले लॉर्ड ब्राउंगम से भी वो प्रभावित थे। भारतीय उपनिषदों और एकेश्वरवाद से तो वो प्रभावित थे ही। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों में यहाँ हम देख रहे हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजकीय हस्तक्षेप में समन्वय। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजकीय हस्तक्षेप में समन्वय, यहाँ एक्चुअली गलती से स्वतंत्रता लिखने में आया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजकीय हस्तक्षेप में समन्वय उनके विचारों में दिखाई देता है। राजा राम मोहन राय व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता का समर्थन करते थे। वो व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार मिलने चाहिए, इसको स्वीकार करते थे। हालांकि पूरी तरह से बहुत एक्सट्रीम व्यक्तिवादी उनको नहीं कहा जा सकता, जिस तरह से पाश्चात्य विचारक दिखाई देते उस तरह से राजा राम मोहन राय नहीं दिखाई देते, क्योंकि राज्य की हस्तक्षेपवादी धारणा से वो असहमत थे। बल्कि वो मानते थे कि व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान के लिए राज्य को सक्रिय प्रयत्न करना चाहिए। जबकि प्योरली जो व्यक्तिवादी विचारक हैं, पाश्चात्य विचारक, वो राज्य को हस्तक्षेपवादी रखना चाहते हैं, उसको कम से कम कार्य चाहते हैं। पर राजा राम मोहन राय व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार देने के साथ साथ राज्य के द्वारा किन्हीं मामलों में, विशेष रूप से जब समाज से कुरीतियों को दूर करना हो, तो राज्य का हस्तक्षेप होना ही चाहिए, ऐसा वो मान करके चलते थे। जब समाज से अन्यायप्रद परंपराओं को दूर करना हो, अंधविश्वासों को दूर करना हो, कुरीतियों को हटाना हो और समाज सुधार और शैक्षणिक उन्नति करनी हो, तो राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसा राय मान के चलते थे। तो ये कहा जाता है कि सामान्यतः तो राजा राम मोहन राय व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं में राज्य के हस्तक्षेप को उचित नहीं मानते थे, पर व्यक्ति के अधिकारों को समाज सापेक्ष मान करके सामाजिक उद्देश्यों से नियमन करने की शक्ति राज्य को प्रदान करना चाहते थे। तो पूरी तरह से वो ना तो समष्टिवादी थे और ना ही पूरी तरह से हस्तक्षेपवादी थे। उनको वो एक समन्वित मार्ग अपनाते हुए दिखाई देते हैं और राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के अनिवार्य साधन के रूप में स्वीकार करते दिखाई देते हैं, जहां वो ये अपेक्षा करते हैं कि राज्य व्यक्ति को उसकी मूलभूत स्वतंत्रताओं से वंचित ना करे, पर साथ में ये जिम्मेदारी भी निभाए कि वो उन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं को निर्मित करे जिसमें कि व्यक्ति सामाजिक न्याय प्राप्त कर सके, आर्थिक न्याय प्राप्त कर सके और सही तरीके से रह सके। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन। यहाँ हम देख रहे हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन। हालांकि भारत के संदर्भ में वो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते हुए नहीं नजर आते, पर राष्ट्रों की स्वतंत्रता के वो समर्थक थे, क्योंकि अन्य राष्ट्र जब स्वतंत्र होते थे तो विशेष रूप से इन अवसरों पर वो खुशी जाहिर करते थे। हालांकि भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं रखी, पूरी तरह से आग्रह भी उनके विचारों में नहीं दिखाई देता,
और वो भारत के संदर्भ में तो सिर्फ कुछ सुधारों की बात ही करते हुए नजर आते हैं, पर अल्टीमेटली वो राष्ट्रों की स्वतंत्रता के समर्थक थे। कई जब देश उस समय स्वतंत्र हो रहे थे तो वो काफ़ी खुशी जाहिर करते थे उस समय। कुल मिलाकर के यही कि परिस्थितियां क्योंकि उस समय ऐसी नहीं थी, तो वो सुधारों से संतुष्ट थे भारत के संदर्भ में। तीसरी बात कि ब्रिटिश शासन को अहितकर नहीं मानते थे। कुछ मामलों में उन्हें कुछ अंग्रेजों के विचार उचित लगते थे, जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र और न्याय के प्रति अंग्रेजों की निष्ठा में वो गहरा विश्वास करते थे। राजा राम मोहन राय ऐसा मानते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता, लोकतंत्र और न्याय के प्रति श्रद्धा रखते हैं और उनको आचरण में संयत मानते थे। राय उनको बुद्धिमान भी मानते थे और ये मान के चलते थे कि ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत भारतीयों का उद्धार एक ज़्यादा तीव्रता से और सुनिश्चित दिशा में हो सकता है और लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने में और आधुनिकता से जोड़ने में ब्रिटिश लोगों की कुछ भूमिका हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वे हमेशा के लिए ब्रिटिश राज को यहाँ रखना चाहते थे। बस वो इतना चाहते थे कि लगभग 40 साल तक और वो यहाँ बना रह सकता है, ताकि भारतीय नई टेक्निक से परिचित हो जाए। तो ये अपेक्षा करते थे कि ब्रिटिश राज यहाँ पर नई टेक्निक्स को अप्लाई करे, कृषि की उन्नति मतलब उन्नत उपायों से यहाँ पर कृषि करे जिससे भारतीय सीख जाए। निम्न स्तर और चरित्र के अंग्रेज यहाँ ना रहें, केवल वही लोग रहें जिनसे जो उच्च चरित्र के लोग हों और जिनसे भारतीयों को फायदा हो। पर फिर भी जिस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखने की बात करते थे, इसका आलोचना इसलिए नहीं की जा सकती, पर वो सरकार को निरंकुश शक्तियां नहीं देना चाहते थे और ये कुछ सुधार चाहते थे। जैसे वो भारतीय विधियों को ब्रिटिश संसद के द्वारा बनवाना चाहते थे, ना कि गवर्नर जनरल के द्वारा। इसका विरोध किया उन्होंने। भारतीय स्वतंत्रता का बिल्कुल डायरेक्टली फेवर तो उन्होंने नहीं किया, पर अप्रत्यक्ष रूप से वो इसका समर्थन करते हुए कई बार दिखाई दिए। कुल मिलाकर के वो चाहते थे कि कुछ समय तक ब्रिटिश शासन यहाँ बना रह सकता है, लगभग 40 साल वो उस समय मानते थे, ताकि उनकी टेक्निक से, नए वैज्ञानिक उपायों से भारतीयों को फायदा हो। हमेशा के लिए वो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी आलोचना इसको लेकर के नहीं की जा सकती। और प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वो काफ़ी वकालत करते थे। इसके लिए उन्होंने 1823 में सुप्रीम कोर्ट को एक याचिका भी लिखी थी और उसके अस्वीकृत होने पर सम्राट से भी अपील की थी। उनका मत था कि प्रेस की स्वतंत्रता से विश्व के किसी भाग में किसी क्रांति ने जन्म नहीं लिया। मतलब प्रेस पर जो दमन किया जाता है कि क्रांति ना हो जाए, तो उनका मानना था कि ऐसा कभी भी नहीं होता, बल्कि प्रेस पर जब बंधन लगाए जाते हैं तब क्रांतियां हुआ करती हैं, क्योंकि प्रेस के जरिए तो बल्कि जनता की समस्याओं को सरकार जान सकती है और उन्हें दूर कर सकती है, इसलिए बल्कि असंतोष को खत्म किया जा सकता है। पर प्रेस पर बंधन लगाया जाएगा तो जनता का आक्रोश वहीं छुपा रह जाएगा, सरकार को उनकी समस्याएं नहीं बता पड़ पाएंगी। इसलिए प्रेस को, मतलब समाचार पत्रों को, मीडिया को फ्री छोड़ देना चाहिए, उन पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। पर साथ में राय ये भी अपेक्षा रखते थे मीडिया से, प्रेस से, कि वो भी दायित्वपूर्ण तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और अनावश्यक रूप से जनता को सरकार के विरुद्ध ना भड़काएं, बल्कि जागृति का माध्यम बने। न्यायिक सुधारों की भी वो बात करते थे। हम यहाँ 5वां पॉइंट देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि न्याय व्यवस्था ऐसी हो कि जिससे सुविधापूर्वक और शीघ्र न्याय मिल सके। न्यायपालिका कार्यपालिका से मुक्त हो, फ्री हो, आजाद हो। न्याय का आधार अर्थात कानून जो हो वो भारतीय परिवेश के अनुरूप बने हुए हों। केवल ब्रिटेन में बनने से यहाँ का क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से उनको क्लियर नहीं होता, तो सही कानून वहाँ नहीं बन सकते। बनते हैं तो जो न्याय का आधार हो
और जो कानून बने वो भारतीय परिवेश का पूरी तरह से अध्ययन करके फिर बने। जूरी प्रणाली वो चाहते थे। जूरी में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अनुभवी वकील और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए। 1827 में जब जूरी अधिनियम पारित हुआ और कि उसमें जिसमें प्रावधान था कि ईसाई का मुकदमा हिंदू मुसलमान जूरी नहीं सुन सकते, इससे राय नाराज हुए, क्षुब्ध हुए और विरोध प्रकट किया। और वो कहते थे कि न्यायिक अधिकारियों और जनता के बीच संवाद की एक भाषा होनी चाहिए, अंग्रेजी से अलग, क्योंकि अंग्रेजी जनता नहीं समझती थी, तो निर्णय और कार्रवाई न्यायालय की जनता को समझ में ही नहीं आती थी, तो वो चेंज होना चाहिए। ऐसे अखबार भी होने चाहिए जिसमें न्यायिक निर्णय प्रकाशित किए जाएं। ये कुछ सुधारों की बात राय किया करते थे। और वो कहते थे छठी बात कि प्रशासनिक प्रणाली में भी सुधार होना चाहिए। प्रशासनिक पदों पर अधिकाधिक भारतीय होने चाहिए, ऐसा उन्होंने डिमांड किया। उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर परिपक्व बुद्धि वाले लोग आने चाहिए, इसलिए सेवा में प्रवेश की आयु बढ़ाकर 22 वर्ष कर देनी चाहिए। और राजस्व प्रणाली में भी सुधार की वो बात करते थे। ये हम 7वां पॉइंट देख रहे हैं स्क्रीन पर। राजस्व प्रणाली में सुधार, वो कहते थे कि लगान की दर कम हो जिससे कि किसानों की दशा सुधरे। लगान की दरों में परिवर्तन का अधिकार जमींदारों को ना हो। स्थायी भूप्रबंध होना चाहिए। विलासिता की चीजों पर कर अधिक लगाया जा सकता है, अन्य पर नहीं लगाया जा सकता, अन्य पर नहीं लगाना चाहिए। कलेक्टर भारतीय होने चाहिए ताकि वो सही तरीके से किसानों की दशा को समझ पाए कर उगाही करते समय। और राजस्व विभाग पर व्यय कम हो जिससे कि कृषकों पर अप्रत्यक्ष रूप से जो भार पड़ता है वो ना पड़े। अधिकाधिक भारतीयों की नियुक्ति हो जिससे उन्हें कम वेतन देना पड़े और किसानों पर उसका बोझ ना पड़े। 8वीं बात, मानवतावाद और विश्व बंधुत्व के प्रति आग्रह भी उनके विचारों में दिखाई देता है। वो मानव मात्र के प्रति प्रेम का नैतिक आदर्श स्थापित करना चाहते थे और सहिष्णुता, प्रेम, सहानुभूति और बुद्धि पर आधारित समाज का निर्माण करना चाहते थे। धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे, हम पहले भी जिक्र कर चुके। लगभग धर्मनिरपेक्ष सोच वो रखते थे। विश्व नागरिकता के समर्थक थे और मानते थे कि मानव जाति एक परिवार है और विभिन्न राष्ट्र और जातियां वगैरह उसकी शाखाएं हैं। उन्होंने धर्म के संकीर्ण पक्षों की आलोचना की और कहा कि धर्म एकता का माध्यम है, ना कि लड़ाई झगड़ों का माध्यम। ईश्वर एक है, इसलिए मानव जाति को भी एक रहना चाहिए, ऐसा वो अपील करते थे। 9वीं बात, अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन भी उनके विचारों में दिखाई देता है और उस समय भी यूएनओ जैसे एक संगठन की उन्होंने कल्पना की थी। उन्होंने कहा कि एक ऐसे विश्व संगठन होना चाहिए जिसमें राज्यों के मध्य फैसले पंचों के द्वारा किए जा सकें। तो ये राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों को हमने कुछ बिंदुओं में बांट करके देखा। राजा राम मोहन राय के सामाजिक और शैक्षिक विचार हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।